नतीजों और रुझानों के साथ ही अब माहौल भी पार्टी कार्यालयों के बाहर बिल्कुल बदल गया है। कुछ देर पहले जो समा बंधा हुआ था बीजेपी दफ्तर के बाहर, वो अब सूनापन लेकर आ गया है। जैसे जैसे नतीजे अब महागठबंधन के पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा था। अब से कुछ देर पहले कुछ नेता भी यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन अब कुछ हद तक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और ये सन्नाटा इसलिए भी है कि उत्साह थोड़ा पहले ही बीजेपी के लोगों ने रुझानों को देखते हुए मनाना शुरू कर दिया था। पटाखे चले थे, होली मनाई गई थी, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है। सबसे अहम एक चीज हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये चुनाव होर्डिंग और पोस्टरों को लेकर बहुत ज्यादा जाना जाता रहेगा। इस बार हर जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स थे, बड़े बड़े होर्डिंग थे। ये नया होर्डिंग अभी लगा है। जैसे ही बिहार के नतीजे आने शुरू हुए हैं और रुझान आने शुरू हुए हैं, बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। ये महागठबंधन का एक बहुत बड़ा होर्डिंग अभी यहाँ पर लगाया गया है। जाहिर है सुरक्षा व्यवस्था भी अब बीजेपी दफ्तर के बाहर इसीलिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और अभी भी देखिए बाइक पर महागठबंधन के अलग अलग लोगों के पोस्टर लिए हुए लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही फलांग की दूरी पर यहाँ जेडीयू और आरजेडी का ऑफिस है। तो संभावना और आशंका ये जताई जा रही थी कि कुछ यहाँ पर झड़प हो सकती है दोनों लोगों के बीच, बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि सामने ही लोग पोस्टर और बैनर लेकर निकल रहे हैं और कोई भी संभावना इस तरीके की झुठलाई जा सके, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी दफ्तर के बाहर काफी कड़ी कर दी गई है। कुल मिलाकर सन्नाटा है और जो इक्का दुक्का नेता यहाँ पर पहुंचे भी थे सुबह, वो भी अब यहाँ से नदारद है। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पराशर, पटना, आज तक। हम पहले हमारे साथ श्रीकांत शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। श्रीकांत जी, कहाँ गड़बड़ी हो गई, और अगर गड़बड़ी हो गई तो किसके माथे मढ़ा जाए? देखिए प्रसून जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक तो आप जो इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, वो इंटॉलरेंस का वातावरण बीजेपी को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर है, मुट्ठी भर लोगों के बीच में। और उसका जो नेतृत्व है वो कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस को शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी को लेकर इंटॉलरेंस है और उसकी अगुवा वो रही है। अब बिहार की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने प्रयास किया था कि भाई बीजेपी की कभी सरकार बिहार में रही नहीं। बीजेपी हमेशा एक नीतीश कुमार जी के पीछे रही। 2005 में नीतीश जी को हमने प्रोजेक्ट किया, फिर 10 में हम लोग चुनाव जीते और अनावश्यक कारणवश उन्होंने गठबंधन को तोड़ा। तो जो एक सत्ता प्राप्ति के लिए जो गठबंधन बना था, उसका साइज बड़ा साइज था और उस साइज के पक्ष में जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को हम पलट पाने में सफल नहीं हो पाए। एक तो मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहूँ, हमारा फोकस डेवलपमेंट पे था, विकास हमारी प्राथमिकता है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपमेंट पर है। सबसे ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी एक पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ठीक है, ये जनता का जनादेश है और अभी तक जो आपके स्क्रीन पर मैं पूरी तरह से जो आंकड़े देख रहा हूँ, उससे स्पष्ट है कि ये रुझान जो है जदयू और नीतीश कुमार जी के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन कमी कहाँ रही, उसके तो समीक्षा निश्चित रूप से हम हर चुनाव में करते हैं कि कहाँ कमी रही। लेकिन एक प्रयास था कि पूर्वोत्तर की तरफ हम लोग एक ऐसी सरकार देने में सफल हो जो एक स्थायी सरकार हो, एक करप्शन और क्राइम फ्री सरकार हो, क्योंकि 42% पूरे देश की आबादी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहती है। तो एक जो संकल्प हमने टीम इंडिया का लिया है कि भाई देश की डबल डिजिट में जीडीपी के लिए इन राज्यों में अच्छी सरकार का एक हमारा प्रयास था और उसको लेकर हम जनता के बीच में गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सत्ता प्राप्ति के लिए लालू जी के साथ नीतीश जी ने गठबंधन किया और पूरे देश में कॉर्नर कांग्रेस भी उसके पीछे पिछलग्गू हुई, तो वो गठबंधन का जो साइज था, जो उनके आंकड़े थे, उन आंकड़ों के शायद हम उसको डिफीट करने में या उन आंकड़ों को पार पाने में सफल नहीं हो पाए। यानी आप सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे? निश्चित रूप से नहीं। हमारा मकसद और सिर्फ डेवलपमेंट है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के नाते मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती हैं। आप जैसे लोग जो आंकड़ों में विश्वास करते हैं, वो आंकड़े भी कहते हैं। चुनाव में हार जीत रहती है, लेकिन आज भी आप अगर अपने स्क्रीन को खोलेंगे, लैपटॉप को खोलेंगे, तो बीजेपी डेवलपमेंट पर। चलिए, एक अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को फोन किया है और बधाई दी है जीत की। ये एक अच्छी खबर आई है। कम से कम संघीय ढांचा यहाँ पर लगता है कि काम कर रहा है। तो लोकतंत्र का ये मिजाज बहुत अच्छा है, क्योंकि संघीय ढांचा और टीम इंडिया को लेकर और किसी ने नहीं, नीतीश कुमार ने अपने हर रैली में जिक्र किया इस बात का को लेकर कि साथ केंद्र का हमारे साथ नहीं है। और कमोवेश हर रैली में वो दस्तावेज निकालते थे, दिखाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को जीत की
बधाई दी है। तो श्रीकांत जी, दिल थोड़ा सा बड़ा करके एक चीज बता दीजिए, ये जो हार हुई है, चूंकि पटना की सड़कों पर दो ही चेहरे थे, एक प्रधानमंत्री मोदी का, एक बीजेपी अध्यक्ष नीतीश कुमार का। बड़े बड़े पोस्टर थे, बड़े बड़े चेहरे थे, बड़ी बड़ी नजरों से लोगों को देखा जा रहा था, ये बातें लगातार आ रही थी। लेकिन अब जब आप आत्मचिंतन करेंगे तो उस दिशा में सबसे बड़े मुद्दे आपके सामने क्या होंगे? एक तो मैं आपको प्रसन्न जी स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ समाहित है। नंबर 2, आपने कहा कि आप आकलन करेंगे, निश्चित रूप से आकलन होता है कि भाई कहाँ कोई कमी रही, और उसका आकलन मैंने बताया आपको कि जो महागठबंधन का जो साइज था, जो उनका वोट परसेंटेज था, जो A+B+C करके जो उन्होंने स्थापित किया था, उसमें सीधे सीधे 8% का गैप था। तो उस गैप को हम लोग भर नहीं पाए। अरे आप सफोलॉजिस्ट क्यों हो गए? हमें समझ नहीं आ रहा, हम तो बतौर नेता बात कर रहे थे। एक मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे जरा सा। सुजीत, क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार जी से? नीतीश कुमार को उन्होंने फोन करके बधाई दी है जीत पर, और कहा है कि आपकी ये जीत जो है आपके कामों की वजह से, और जो आपने बिहार के विकास के लिए काम किया है उसकी जीत है, और ढेर सारी बधाई उनकी तरफ से। और अब यही बात हुई है उन दोनों के बीच में। और नीतीश जी ने क्या कहा? नीतीश जी ने तो उनकी बधाई को स्वीकार किया है, और बड़ा मैंने क्या कहा कि विशेष राज्य अब तो दे देंगे ना? विशेष राज्य का तो अब पता नहीं, लेकिन उन्होंने बधाई स्वीकार की है, और आगे का इतनी जानकारी मिल पाई है कि उन्होंने फोन किया और उन्होंने बधाई। अच्छा, आगे क्या है? दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नीतीश और लालू, आगे कब शपथ ग्रहण होगा उसकी जानकारी देंगे, क्या है स्थिति? हाँ, तो ये आज दोपहर 2 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ। और लालू यादव भी तकरीबन उसी समय, क्योंकि अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया है, रुझान तो आ ही गया है, रिजल्ट आना भी शुरू हो गया है, और 2 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नीतीश कुमार जी। आरके सिंह क्या कह रहे हैं? आरके सिंह ने एक सवाल खड़ा किया था, टिकटें बिक रही हैं। मैं मानता हूं कि ये जनता जो वोट देती है असेंबली इलेक्शंस में, वो राज्य नेतृत्व को देख करके वोट देती है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं राज्य नेतृत्व की कमी है। सुशील कुमार मोदी की मैंने जो कहना था कहा दिया। थैंक यू सर। श्रीकांत जी, आरके सिंह ने ही सवाल उठाया था सबसे पहले, टिकटें बेची जा रही हैं। आपके एक सांसद ने कहा था जो पटना के हैं कि ये छोटे छोटे चुटमैये लोगों के बीच फंस गए हैं और उसके बाद हरा देंगे। उनकी बात भी सही हो गई। आरके सिंह ने कह दिया अभी कि राजनीतित्व को देखकर, इसका मतलब संकेत दिल्ली की तरफ भी है उनका। आप ही के पार्टी के भीतर से आप ही लोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो बाहर के लोग क्या सवाल करें? लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात लोग कह रहे हैं, और अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बात कही है। तो खुले दिल से यह भी स्वीकारा जाए कि जो लोग असहिष्णुता का सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, असहिष्णु तो कांग्रेस है, मैंने कहा ना आपसे, ये तो एक जहरीला कैंपेन है देश की छवि खराब करने के लिए। असहिष्णु हम कहाँ हैं? सारे सुबह से लेकर रात तक तो कांग्रेस नरेंद्र भाई मोदी जी के पुतले जलाती है। फ्रीडम आप लोगों को पूरी तरह से, आप अपने चैनल्स पे आप देख लीजिए, कहाँ किसी को कोई आपत्ति तो कांग्रेस को है। और कांग्रेस इस तरह का एक कैंपेन चला रही है, उसने दिल्ली के चुनाव में भी एक कैंपेन चलाया था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है। तो ये एक प्रायोजित एक इंटॉलरेंस का एक कैंपेन चल रहा है। इंटॉलरेंस के शिकार तो सबसे ज्यादा हम हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने हमारे बारे में क्या कहा था? मौत का सौदागर कहा, और ब्रह्म पिशाच तक लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा। तो इंटॉलरेंस कहाँ है और टॉलरेंस कहाँ है, इसका तो सब लोग, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप भी आकलन करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आप टीवी पे नहीं कह पाते हैं। क्या नहीं कह पाते? हम कह देते हैं, आप पूछिए हमसे। नहीं, आप कह दीजिए ना कि इंटॉलरेंस का कौन शिकार हुआ है अब तक इस देश में? सबसे ज्यादा हमारे जहन में एक सवाल आया कि अनुपम खेर जब रैली निकालते हैं तो उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, और जो विरोध कर रहे थे उनसे नहीं मिल रहे, उनसे उनको ही बुला के मिल लेते, नहीं किसने बात हो जाता एक। आप मुझे बताइए ना, किसने प्रधानमंत्री से समय मांगा मिलने का? आप मुझे बता दीजिए, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। आप तो, आपका मकसद सिर्फ उन लोगों का बदनाम करना है, प्रधानमंत्री जी की छवि को। और ऐसे वो लोग हैं प्रसन्न जी, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को वोट ना देने की अपील की थी, इसकी भी जानकारी आपको है।
उसमें से कितने ऐसे प्रधानमंत्री तो श्रीकांत जी वो देश के हैं ना, पहल तो सरकार की तरफ से होती है, राजा की तरफ से होती है। अरे प्रसन्न रंग जी, थोड़े बोलता है। अनुपम खेर जी देश के नागरिक हैं, उन्होंने समय मांगा, प्रसन्न वाजपेयी समय मांगे, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से समय देंगे। अगर कोई फिल्मकार, कोई साहित्यकार, कोई लेखक, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है, प्रधानमंत्री जी अपनी अनुकूलता के अनुसार समय देते हैं। ना इंटरव्यू के लिए समय मांगा, कभी नहीं दिया। इंटरव्यू के लिए आप मिल तो आए ना, वैसे आपको नहीं बिल्कुल नहीं मिले। था। नहीं बिल्कुल नहीं मिले, गड़बड़ी मत कीजिए। ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं टेलीविजन पे, पिछले 1.5 बरस में एक बार नहीं देखी हुई है। अरे ठीक है, आपको नहीं हो पाई होगी, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि लीजिए रही मजा। मुझे कहना पड़ेगा कि मिलते हैं प्रधानमंत्री जर्नलिस्ट को मिलते हैं। देश के कुछ संपादकों आलोक जी भी मिल चुके हैं। मुलाकात की थी और उसमें सिर्फ वही लोग बुलाए गए थे जिनको प्रधानमंत्री जी की पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जी की पार्टी जिनको पसंद करती है, उसमें अन्य पत्रकार, अन्य जो संपादक हैं वो बाई चांस नहीं थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, वो इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि साध्वी प्राची, साध्वी कौन, और ये कौन से जो ये साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम लोग, और तो और मेरे पुराने मित्र गिरिराज सिंह जो सबको पाकिस्तान भेजते रहते हैं, पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, ये अमित शाह जी का बयान है जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये जो इंटॉलरेंस है श्रीकांत जी, आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मीडिया को संभालते हैं, आप बताइए कि क्या ये बनावटी है? क्या ये सारे कांग्रेसी लोग हैं? क्या उदय प्रकाश जिन्होंने सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड को वापस किया, जवाब ले क्या वो कभी जीवन में कांग्रेसी रहे? जवाब ले। एक कमाल है भाई। जी, काशीनाथ सिंह वाराणसी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने भी पुरस्कार वापस करने का कहा, और उनका कोई कांग्रेस से रिश्ता नहीं है श्रीकांत जी। उदय प्रकाश का नहीं है। उदय प्रकाश का वो तो आदित्यनाथ से सम्मान भी ले चुके हैं। लेकिन ये श्रीकांत जी आप जो कह रहे हैं, काशीनाथ सिंह तो बनारस के हैं, बनारस वाले को बुला करके बात कर लेते। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं 50 लाइन बता सकते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। प्रसून जी, एक और बात जोड़ना चाहता हूं, आपने दिनकर जी को पहली बार, मैं बिहार में रहा हूं और माफ कीजिएगा श्रीकांत जी, हो सकता है मैं अज्ञानी हूं, जाति बता दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो भूमिहार है कि नहीं है, लेकिन आपने पूरा जो सम्मेलन विज्ञान भवन में किया, मोदी जी ने जब पहली बार बुलाया था तब तो ऐसा साहित्यकार कई गए थे जिनका कोई मतलब नहीं था बीजेपी और कांग्रेस से, और तब भी ये कहा, तब उम्मीद ही नहीं थी। तो लेकिन जो साहित्यकार पहली बार प्रधानमंत्री के घर गए, वो सब विज्ञान भवन इसलिए नहीं गए कि उसको भूमिहार, क्योंकि बिहार के चुनाव से जोड़ दिया गया। अमित शाह जी ने सारे अपने साल भर के कार्यक्रम छोड़ करके उसे भूमिहार आंदोलन बना दिया। आज क्या आपको इसका वोट का फायदा मिल रहा है या असहिष्णुता का वोट मिल रहा है? श्रीकांत जी, सवाल ये इतने सारे हैं। गीता पाकिस्तान से आती है, सुशील मोदी ट्वीट करते हैं कि देखिए बिहार की बेटी आ गई और डीएनए मिला नहीं। हमारा कहना है थोड़ा संयम रखना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राजनीति और सत्ता अगर आपके हाथ में इस दौर में है तो ये संयमशीलता सत्ता की तरफ से आएगी ना, सरकार की तरफ से आएगी ना, कि जो सामान लौटा रहा है वो बोलेगा प्राइम मिनिस्टर जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। अरे पीएम उनको बोले आप आइए मिलने के लिए, आपको नहीं लगता है? प्रसून जी, आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, लगभग देश में आपके फॉलोअर्स भी बहुत बड़ी तादाद में है। मुझे बताइए कि जिन घटनाओं को लेकर जिक्र किया जा रहा है, उन घटनाओं से केंद्र की सरकार का क्या लेना देना है? भाई जिन लोगों के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको मुलायम सिंह जी की और अखिलेश की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए दादरी के लिए, आपको कर्नाटक में सोनिया जी राहुल जी के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए। भाई जो व्यक्ति जिम्मेदार है आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, और जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, जो सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तो मैं मानता हूं कि ये हत्या का आह्वान तो मुलायम सिंह यादव नहीं करते हैं ना, वो आपकी पार्टी के नाते करते हैं। प्राची करती है, साध्वी प्राची करती है, आदित्यनाथ करते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं। आलोक जी बंदूक का प्रशिक्षण देते हैं। आलोक जी, अरे आलोक जी, पहले हमने रिपोर्ट छापी है, आलोक जी आउटलुक जैसी मैगजीन में छापी है कि आपके लोग बंदूक का प्रशिक्षण दे रहे थे 10 साल पहले। आलोक जी सुन लीजिए, हिंदू आतंकवाद का नाम बदनाम हुआ। आलोक जी सुन लीजिए, आप दादरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, तो दादरी में घटना किस कारण से हुई? क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था चौपट है। उसके लिए व्यवस्था नहीं, भड़काने वाले कौन हैं? नहीं, किसने भड़काया? पहले घटना हुई तो भड़काने वाला बयान आया। आप अनावश्यक रूप से चीजों को ट्विस्ट कर रहे हैं। घटना पहले हुई क्या? श्रीकांत जी, क्या आप ये नहीं मानते, प्लीज जरा सा विवेक से सोचिए। मुलायम तो आपका साथ दे रहे हैं। चाहे कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की हो, उत्तर प्रदेश में मुलायम की हो, लेकिन वास्तविकता क्यों नहीं मानते कि जिस परिवार से आप जुड़े हुए हैं, उस परिवार ने अखिल भारतीय स्तर पर जो एक जहरीला माहौल बनाया कुछ हाल के महीनों में, उस जहरीले माहौल का परिणाम है कि एक बेकसूर अखलाक
मारा जाता है, उसको मारने वालों का अनाउंसमेंट जो है मंदिर से होता है और वहां पर आपकी पार्टी के स्थानीय नेता, संभवतः वहां की यूनिट के कोई पदाधिकारी, वे सारे लोग मौजूद हैं। कलबुर्गी का वो जो सनातन संस्था है पुणे में, वो क्या है, वो भी तो परिवार के लोग हैं। तो मेरा ये कहना है आपका बृहत्तर परिवार है, 23 से वो 73 हो जाए, मैं शुभकामना देता हूं। लेकिन आपकी ये लॉजिक, आपकी पार्टी की सरकार के लोगों की लॉजिक कि साहब वो तो सरकार का मामला है, राज्य का मामला है। अरे भाई, अखिल भारतीय स्तर पर माहौल तो आप बना रहे हैं, आपका परिवार बना रहा है, इसको क्यों नहीं आप मानते? उर्मिलेश जी, मैं आपके सारे आरोपों को सिर से खारिज करता हूं। वो करेंगे आप? खारिज इसलिए करता हूं कि आपके जो मुझे बता रहे हैं, एक तो मेरे विवेक पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या विवेक से जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है हम विवेकहीन लोग हैं क्या? ठीक है, हम गांव से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन इतना तो हमको लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में इतना तो हमको लोगों ने मैंडेट दिया है कि हम आज सत्ता में हैं, सरकार चला रहे हैं। ठीक है, हम कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा सकते, नहीं कर सकते उनको संतुष्ट, क्योंकि वो संतुष्ट हमसे हो ही नहीं सकते। एक विचारधारा को लेकर वो आगे चल रहे हैं। अनावश्यक रूप से मुझे यह बताइए कि इस देश में इंटॉलरेंस कहाँ है? प्रधानमंत्री को सुबह से शाम तक लोग गाली देते रहते हैं, प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते रहते हैं, प्रधानमंत्री को कोई ब्रह्मपिचास कहता है। भाई कहाँ है, किसको रोक टोक है? इस देश के प्रधानमंत्री को आप अब्यूज करते रहते हैं सुबह शाम तक, और फिर हमारे ऊपर ही इंटॉलरेंस का आप आरोप लगाते हैं। देखिए मैं समझता हूं बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल एक लाइन। क्या बिहार का, एक मिनट, हम दोबारा लौट रहे हैं उस पटरी पर, हमको लगता है आगे बात जारी है थोड़ी सी। लेकिन श्रीकांत जी, ये सारी स्थितियों से अगर सारा देश वाकिफ है, और पहली बार सेंट्रल मिनिस्टर भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे थे, दूसरे राजनीतिक दलों की जो सरकारें हैं, ममता बनर्जी उधर है, इधर केजरीवाल है, ये समर्थन खुले तौर पर नीतीश को कर रहे थे, सब कुछ जब बिहार में सिमट गया, तो इस जनादेश का मतलब आपके लिए क्या है? सिर्फ एक सत्ता नीतीश के पास जाना या कुछ और है? देखिए प्रसून जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात कहती है। हमने अपनी बात कही, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भाई जो हमारे सामने जो गठबंधन आया, उस गठबंधन का साइज बड़ा था, और जो उनके पक्ष में आंकड़े जा रहे थे, उन आंकड़ों को हम लोग बदल नहीं पाए, ये स्पष्टता है। और भाई लोकसभा के चुनाव हुए, 6 विधानसभा के चुनाव हुए, और 7 जो है नीचे के निगम की बॉडियों के चुनाव, सब में हम लोग जीते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारी कोई जीत नहीं हो रही है। अभी केरल में अगर देखिए, हमने वहां अच्छा परफॉर्म किया है। आप गोवा में देखिए परफॉर्म किया है हमने, लद्दाख में देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया। केरल में श्रीकांत जी, प्रधानमंत्री तो गए नहीं, रैलियां तो बिहार में की, और आपकी 60-62 सीट आई है, तो इसका मतलब है जादू एक कम हो रहा है ना। और क्यों कम हो रहा है, इस पे चिंतन नहीं करेंगे आप लोग? प्रसून जी, आपको पूरा अधिकार है इन सब चीजों पर आकलन करने का। पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोगों से अपनी बात कह रहे हैं। भाई अरे हम चिंता कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनका ऑरा क्यों कम हो रहा है? क्यों उनका ऑरा कम नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके ऑरा में कोई कमी नहीं आ रही है। आज दुनिया के अंदर क्यों पकड़नी पड़ रही है विकास को छोड़कर? विकास को छोड़कर गाय की पूंछ पकड़ने की नौबत बिहार में क्यों पैदा हुई सर? 1962 के बाद किसी बड़ी पार्टी ने गाय की पूंछ चुनाव में पहली बार पकड़ा। 1962 में जनसंघ ने पकड़ा था मध्य प्रदेश में, जब कैलाशनाथ काटजू के खिलाफ जनसंघ का अभियान चला और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। ये दूसरी बार घटना है भारत के स्वतंत्र इतिहास में। अपनी बात कहूं? हाँ, अपनी बात कहिए। ठीक, मुझे लगता है उर्मिलेश जी तो इस देश में इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, यानी कि हम पर आरोप भी लगाना चाहते हैं, और हम उन आरोपों पर अपना अगर जवाब भी देना चाहें तो उर्मिलेश जी को हमारे जवाब भी पसंद है। आपातकाल के जवाब देने हम खड़े थे, हमारा छात्र जीवन आपातकाल। जवाब देने दीजिए। मसला ये इसलिए देखिए सीरियस श्रीकांत जी क्यों है मसला, क्योंकि वोटिंग के एक दिन पहले विज्ञापन छपा था, इसका जिक्र वो जो कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दे दूं, आप मेरे जवाब से निश्चित रूप से कन्विंस होंगे। जी बोले। हमने उस विज्ञापन में क्या कहा? हमने इतना ही मात्र कहा कि नीतीश जी, आप मौका परस्त हैं। आपने सत्ता के लिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता किया है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चुनाव तक नहीं लड़ सकता। लेकिन हमने उसमें सवाल खड़े किए। हमने उन्हीं के कोट, हमने कहा कि नीतीश जी, लालू जी कहते हैं कि गाय मांस में और बकरी के मांस में फर्क नहीं होता है, गौ बीफ खाता है हिंदू। हमने उन्हीं के नेता रघुवंश बाबू का कोट किया कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे। हमने कांग्रेस के नेता को कोट किया। मतलब आप हमें, मतलब आप कत्ल भी करते रहे तो कोई आहा भी नहीं भरता, हम उफ भी करते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने जो प्रतिबंध लगाया वो गलत लगाया। मैं चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इसका मतलब यह है कि देश के भीतर जो जहर फैलाया जा रहा है उसको आप अपना हथियार बना लेंगे।
कौन जहर फैला रहा है, कौन इनको मुद्दे बना रहा है? वही जो रघुवंश बाबू ने कह दिया, जो लालू यादव ने कह दिया, गाय नहीं तो ये क्यों जहर फैला रहे हैं? आप सत्ता प्राप्ति के लिए जहर फैला रहे हैं और आप उसको हथियार बना लोगे अपना। क्यों? मतलब जनता को बता पाना कि इनका चेहरा क्या है, क्या ये मतलब ये लोकतंत्र में आप हमको इतना भी नहीं, हमारे अधिकार, पूरा अधिकार है, सत्ता आपकी, सब कुछ आपका, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। हम तो खाली ये कह रहे हैं कि सत्ता जब रहती है और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर जब है इस देश के, तो एक संयम इस देश के भीतर सामाजिक तौर पे रहना चाहिए। लगे कि हाँ संयम है। प्रसून जी, जी एक बात मैं, चूंकि इस चर्चा में बहुत देर से हो रही है, एक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी, बाबरी मस्जिद ढहती है तो जिम्मेदारी बीजेपी की होती है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में 2 हत्याएं होती हैं, जिम्मेदारी राज्य सरकारों की नहीं है, केंद्र की है। ये इस सवाल का भी जवाब पूछा जाना चाहिए और इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। सुविधा के हिसाब से नहीं चलता। और देखिए, फ्रिंज एलिमेंट 2014 के पहले भी थे। जो लोग ये मानते हैं कि 2014 के पहले योगी आदित्यनाथ सेकुलर थे, कृपया वो भूल न रहें। मैंने 1990 और 92 में अयोध्या में खड़ा होकर के वो सीन देखा है। क्या बात आप कर रहे हैं? तब क्यों नहीं ये बात हुई? तब क्यों नहीं कांग्रेस की मुखालफत हुई थी? तो देखिए, सवाल इतनी जल्दी हम बदलते हैं। माहौल देश का खराब हुआ, बिना देश का माहौल खराब हुए अयोध्या में हो गया था। ये कौन जिम्मेदार था? कौन था केंद्र में? ये सवाल उठाया जाए। देखिए, अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार को एकदम आप मुक्त कर रहे हैं आज सारी चीज़ों से। कर्नाटक की सरकार मुक्त हो गई, जो इतने दिनों बाद भी अभी तक उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, हम ये मानते, मैं ये मान रहा हूँ कि विषाक्त माहौल हो रहा है, बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन पूरी क्लीन चिट दे रहे हैं आप लोग राज्य सरकार को, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये भी एक जाति है। श्रीकांत जी, जवाब हमको लगता है इन सारी चीज़ों को मिला के, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, एक सवाल हर जहन में जरूर आ रहा है बार बार कि जो स्थितियां इस देश के भीतर है, उसमें बार बार ये कहा जाता है कि जो चुनाव जीत जाता है उसकी सारी कमजोरी छुप जाती है। ये बात 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी खड़ी हुई थी। अब बिहार का जनादेश जब आया है, तो बिहार के जनादेश में अब भी आप जाति ही देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? आप मान रहे हैं कि विकास की जो परिभाषा नीतीश कुमार बता रहे थे, जिसका जिक्र लालू कर रहे थे, हमने रोटी को पलट दिया, क्योंकि बिहार की स्थिति बड़ी जटिल है। तो ऐसे में क्या आपके जो विकास का ढांचा है, आप ये मान रहे हैं कि विकास की हार है या बीजेपी की हार है? आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जीते हैं या नहीं जातीय समीकरण जीत गया? क्या मान रहे हैं? देखिए प्रसून जी, लब्बो-लुआब ये है कि वो जीत गए हैं और उनको हमारी कोटि कोटि उनको शुभकामनाएं। और हम जो बिहार में डेवलपमेंट के जो हम एक एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, वो डेवलपमेंट का एजेंडा हमारा बिहार के लिए जारी रहेगा और बिहार की तरक्की का जो हमारा मकसद है, हम उसको पूरा करेंगे। बिहार तरक्की के रास्ते पर आए, बिहार में जो बेरोजगारी है वो समाप्त हो, बिहार में इंडस्ट्रीज आए, हमारा पूरी तरह से सहयोग बिहार के लोगों के लिए रहेगा, बिहार की जनता के लिए रहेगा। और हमारा ये मानना है, सरकारें चाहे किसी की भी रहें, हमारा ये मानना है कि जब तक बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश वहां पर पूरी तरह से विकास इन तीनों राज्यों का नहीं होता है, तब तक जो हमने डबल डिजिट का जो जीडीपी का एक ड्रीम लिया है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए तो ये ड्रीम, श्रीकांत जी, ये ड्रीम किसके भरोसे लिया? उन उम्मीदवारों को टिकट देकर जो पैसे वाले हैं, जिनके ऊपर दागी होने का चिन्ह है और जिसका सवाल आर के सिंह जी ने उठाया था? देखिए, मैं मानता हूं कि इस तरह के जो सवाल उठाए गए तो उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, सवाल उठाना लोकतंत्र है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। हमारी पार्टी में तो वैसे ही खूब आंतरिक लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र का मजा देखिए, आप यहाँ पर बोल रहे हैं। अहमद अजीम, जरा पूछिए आर के सिंह से। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद आर के सिंह। चुनाव के पहले उन्होंने कई बातें कही थी, टिकट बंटवारे को लेकर कुछ कमेंट किए थे। हमारे साथ वो मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इन नतीजों के ऊपर? आपने पहले ही कहा था जो टिकट बंटवारा है वो सही नहीं हुआ है उसको, और अब जो है ये हार हुई है पार्टी की। कौन आपको लगता है जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो मैं मानता हूँ कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेवार है। जो लोग टिकट बंटवारे में थे वे लोग जिम्मेवार हैं। और जैसे कि हमने कहा पहले, इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हार क्यों हुई। क्योंकि मेरा तो जो एनालिसिस था, तो या मुझे जो महसूस होता था जनता से, मुझे लगता था कि हाँ साहब, सो लोग हमको वोट करने के लिए तैयार हैं हम लोगों को।
ये सरकार बदलना चाहते थे। हाँ, हमको लगता है, लेकिन हमको लगता ये जो राज्य नेतृत्व है उसमें जनता की विश्वास मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, आपने कहा और दूसरी बात यह है, जो हमने कहा था वो सही कहा था। आप अभी भी कायम है उस पर कि जो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल का राज नेतृत्व में आपको लगता है कि इन लोगों का जो है वो अहम रोल रहा? हमको लगता है कि राज नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता हैं जो अब इस नतीजों के बाद कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और आर.के. सिंह वगैरह ने जिस तरीके के बयान दिए उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ पार्टी को और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखो यार, जिसको मर्जी है कार्रवाई करने के लिए कर दे। ये सारी चीजें इस रूप में बड़ी मायने रखती हैं जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब श्रीकांत जी से इस सवाल को पूछेंगे, इस ऐसे लोकतंत्र का मतलब क्या है जब पार्टी के भीतर से ही कई आवाजें कई दिशाओं में जा रही हो, तो जनता क्या सोचेगी? ब्रेक के बाद।